नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 से 23 अक्टूबर को समिट, यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात संभव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों, रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द खत्म होने के आसार नहीं, मई 2022 में गिरफ्तार हुए थे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। रावेज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान खान को फिर धमकी, मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया। कहा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। दोस्तों, धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे ने तोड़ा महाकाल मंदिर का नियम, परिवार के साथ गर्भगृह में की पूजा। जी हां दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियम के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जो पिछले 1 साल से आम भक्तों के लिए प्रतिबंधित है। यह घटना गुरुवार शाम की है, जब श्रीकांत शिंदे और उनका परिवार शिवलिंग के पास बैठकर पूजा करता हुआ देखा गया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने इस मामले पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के मद में चूर भाजपा के नेता नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि आम भक्तों को दूर से दर्शन करना पड़ता है, जबकि वीआईपी बिना अनुमति के ही गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा का युवक अमेरिका में मोस्ट वांटेड घोषित। एफबीआई ने पोस्टर जारी किया, दावा खालिस्तानी आतंकी की हत्या की कोशिश में साजिश में शामिल था। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने युवक विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर जारी किया है। इसमें विकास की 3 फोटो है। इनमें एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है। विकास यादव दरअसल दोस्तों रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास भारतीय खुफिया एजेंसी रो में काम करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मारा, यही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। नेतन्याहू बोले अब हिसाब बराबर हुआ, लेकिन जंग अभी भी जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ यान सिनवार मारा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल कोट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। दरअसल दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक यान सिनवार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन लेता है, इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता, कानून में कई खामियां, अवेयरनेस की जरूरत। जी हां दोस्तों, बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून पीसीएमए के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है, जो अप्रभावी साबित हुआ। हमें जरूरत है अवेयरनेस कैंपेन की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
हरियाणा सरकार का सख्त आदेश, पराली जलाने पर होगी एफआईआर, मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है। इसके तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दी जाएगी, जिससे वे अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला, लड़कियां बालिग है, मर्जी से आश्रम में रह रही है, वहां पुलिस जांच गलत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का ऐसी याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। आश्रम में पुलिस का छापा भी गलत था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं। जब वे आश्रम में गई तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिन की आखिरी बॉल पर कोहली हुए आउट, सरफराज के साथ 136 रन की पार्टनरशिप की। दूसरी पारी में भारत 231 रन 3 विकेट पर न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में वापसी कर ली है। शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे है। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। विराट कोहली दिन की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। उन्हें ग्लेन फिलिप्स ने विकेटकीपर टॉम ब्लेंडेड के हाथों कैच कराया। वहीं दोस्तों, कोहली 70, रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। एजाज पटेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट लिया। कोहली और सरफराज के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी हुई। दोस्तों, आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिंदे सेना की रैली में सीएम चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे का नाम। पार्टी ने कहा, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। जी हां दोस्तों, शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे ने आज दादर के शिवाजी मंदिर में मुंबई पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक मुंबई में विधानसभा सीटों की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई है। शिवसेना का लक्ष्य महायुति गठबंधन में मुंबई में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे पिछले 2 साल से लोगों के उत्थान के लिए एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना 24 घंटे काम कर रहे हैं। सीएम शिंदे शब्दों के पक्के हैं। यही कारण है कि विभाजन के बाद एक भी व्यक्ति ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए और अधिक लोग, पार्टी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बरगाड़ी बेअदबी मामले में राम रहीम को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई। नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब सरकार की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के ट्रायल पर रोक को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों, 2021 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने जून और अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3 अलग-अलग घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा गठित SIT ने राम रहीम को आरोपी बनाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, ऋषभ पंत की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। पंत इस मुकाबले के दूसरे दिन चोट लगने की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे। ऋषभ पंत के घुटने में चोट लगी थी। यह चोट उसी घुटने में लगी थी जिसकी सर्जरी हुई थी। हालांकि वे अब मैच के चौथे दिन शनिवार को बैटिंग के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। पंत टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पैड्स पहनकर बैठे हुए भी दिखाई दिए, जबकि लंच टाइम में उन्होंने हल्की प्रैक्टिस भी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1338 दिन बाद घर में जीता पाकिस्तान। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से हराया। नोमान अली ने झटके 8 विकेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम 1338 दिन बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीत सकी है। साथ ही यह 439 दिन बाद इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की जीत है। इसके साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले मुल्तान में ही खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड को जीत मिली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति, इन सीटों पर अभी भी फंसा है पेच। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच एमवीए की सीटों को लेकर अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्य की 28 सीटें ऐसी है जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान को भेजी सूची। इन सीटों के मतभेद को सुलझाने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी चर्चा कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी 2 दिन में सीट आवंटन की घोषणा कर देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 815 अंक संभला, यह 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 पर बंद। निफ्टी में भी 287 अंक की रिकवरी आई। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 18 अक्टूबर को दिन के निचले स्तर 80,409 से 815 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद यह 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, निफ्टी भी आज दिन के निचले स्तर 24,567 से 287 अंक संभला। निफ्टी में भी आज 104 अंक की तेजी रही, ये 24,854 के स्तर पर बंद हुआ। एनएससी के मेटल और बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स ने बाजार को आज सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाया, जबकि इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और आईटीसी ने बाजार को नीचे खींचा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंचा, दाम 522 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़े। चांदी में भी 335 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी। जी हां दोस्तों, सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 552 रुपए महंगा होकर 77,332 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी 335 रुपए की तेजी के साथ 91,935 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जो कि एक दिन पहले 91,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1800 किलो टमाटर की रखवाली करने पुलिस रात भर जगी। यूपी के झांसी में हाईवे पर ट्रक पलटा, लोग लूट न ले जाएं इसलिए तैनात रही पुलिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक में 1800 किलो टमाटर लदा हुआ था। ट्रक के पलटते ही टमाटर हाईवे पर 50 मीटर के दायरे में बिखर गया। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला ट्रक से टकराकर घायल हो गई। वहीं दोस्तों, बाजार में इस वक्त टमाटर 80 से 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। इस वजह से टमाटर की लूट न हो, इस वजह से पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक की घेराबंदी कर ली। सुबह तक पुलिस टमाटर की पहरेदारी करती रही। घटना गुरुवार रात झांसी ग्वालियर हाईवे के सीपरी बाजार की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सब योगी सरकार पर छोड़ दिया, जो करेंगे सही करेंगे, बोली बहराइच कांड के आरोपी सरफराज की बहन। जी हां दोस्तों, यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को बवाल शुरू हुआ। इसमें रामगोपाल मिश्र नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद हिंसा और बढ़ गई और इलाके में तोड़फोड़ आगजनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। हिंसा का दौर अगले दिन भी चला। हालात कंट्रोल करने के लिए डीएम एसपी पुलिस के साथ पीएसी आरएएफ मैदान में उतरी। खुद एसटीएफ चीफ पिस्टल लिए उपद्रवियों को खदेड़ते हुए नजर आई। वहीं दोस्तों, स्थिति कुछ सामान्य हुई तो रामगोपाल के कातिलों की खोज तेज हुई। इसी कड़ी में बीते दिन 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान इनमें से 2 के पैर में गोली लग गई, जिनके नाम सरफराज और तालीम है। अब दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह सरफराज वही युवक है जिसने रामगोपाल मिश्र पर गोली चलाई थी। पोस्टमार्टम में गोली लगने से ही रामगोपाल की मौत की पुष्टि हुई है। रामगोपाल को जिस छत पर गोली मारी गई वो अब्दुल हमीद का घर है। सरफराज उसका बेटा है। खुद सरफराज की बहन रुखसार ने कहा कि भाई ने गोली जरूर चलाई थी, लेकिन किसी हत्या के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि घर के बाहर उग्र भीड़ थी। छत पर खड़ा युवक आंगन में आने की कोशिश कर रहा था, अनहोनी हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। धमकियों के बीच बिग बॉस 18 की शूटिंग करने पहुंचे सलमान खान। सेट पर कड़ी सुरक्षा। 6 दिन पहले दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिली है। सलमान, जो कई सालों से शो को होस्ट कर रहे हैं, इन धमकियों से घबराए नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने खास इंतजाम जरूर कर लिए हैं। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सलमान खान
17 अक्टूबर की रात बिग बॉस के सेट पर पहुंचे थे और आज दोपहर से शूटिंग शुरू करेंगे। आमतौर पर वीकेंड का वार एपिसोड में फिल्म प्रमोशन के लिए एक्टर्स आते हैं, लेकिन इस वीकेंड ऐसा नहीं होगा। सलमान ने अपनी शूटिंग की कंफर्मेशन आखिरी समय पर की है, इसलिए कोई फिल्म प्रमोशन नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ। HPZ टोकन ऐप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। ऐप के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस को मिले थे पैसे। जी हां दोस्तों, तमन्ना भाटिया से ईडी ने गुरुवार को गुवाहाटी में HPZ टोकन मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। एक्ट्रेस को HPZ टोकन ऐप से जुड़े एक कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अपीयरेंस के लिए पैसे मिले थे। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को चूना लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका लगातार दूसरी बार फाइनल में। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 17.2 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। NK बोश ने नाबाद 74 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अश्नीर ने भारत पे के खिलाफ दायर याचिका वापस ली। MD के रूप में बहाली की मांग की थी। 2022 से चल रहा था विवाद। जी हां दोस्तों, भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अपनी याचिका वापस ले ली है। इसमें उन्होंने फिनटेक फर्म के बोर्ड पर दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के साथ 30 सितंबर 2024 को समझौता करने के बाद NCLT की दिल्ली बेंच से शिकायत वापस ले ली है। ग्रोवर की ओर से पेश वकील ने NCLT के समक्ष सेटलमेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी भी रखी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। CM दिल्ली रवाना। जी दोस्तों, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद CM नायाब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में CM सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर CM ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई। इसके बाद दोस्तों CM ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। इसके बाद CM सैनी ने कहा कि यह हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो SC में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली पर मिलावटी मिठाई खिलाने की थी तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 430 kg खोया किया जब्त। जी हां दोस्तों, दिवाली के त्योहार को देखते हुए लोगों को मिलावटी मिठाइयों से बचाने के लिए राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली से पहले शुक्रवार को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में छापेमारी की और 430 किलो मिलावटी खोया जब्त किया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि खोया के 10 सैंपल एकत्रित किए गए और 430 किलोग्राम खोया जो कि बिना देखरेख के पड़ा था, उसे जिससे दुर्गंध आ रही थी, उसे जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए खोया का इस्तेमाल मिठाइयों के निर्माण में होना था। पकड़ा गया खोया खराब और उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित पाया गया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिवाली पर मिठाइयों की बहुत ज्यादा खपत होती है। ऐसे में मिलावटी सामान भी दिवाली पर ही सबसे ज्यादा बिकता है। ऐसे में आपको भी बस सचेत रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ आप अपने घर पर बनाएं और आप खुद की सेहत का और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि बाहर की चीजों में ज्यादातर मिलावटी ही होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।